नमस्कार, मैं हूं अभय किशोर और लेकर हाजिर हूं आपकी बात। हमारी खास पेशकश आगे पाठ पीछे सपाट में आपका स्वागत है। जी हां, यदि छत्तीसगढ़ में शिक्षा की हालत बयान करनी हो तो एक लाइन में यही कहा जा सकता है, आगे पाठ पीछे सपाट। राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए खूब हो हल्ला हो रहा है, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। कागजों और फाइलों में आंकड़ों की संख्या दिन दूनी और रात चौगुनी हो रही है, लेकिन बच्चों को ना तो गिनती याद हो रही है और ना ही 12 घड़ी। कहने को बच्चे बड़ी बड़ी क्लासों में पहुंच गए हैं, लेकिन पूछो तो वही काला अक्षर भैंस बराबर। आखिर क्यों बने ऐसे हालात और क्या हैं उपाय? आज की इस पेशकश में हम इसी पर चर्चा करेंगे। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन यानी असर नाम की संस्था ने ग्रामीण भारत में स्कूली और बुनियादी शिक्षा पर एक सर्वे किया है। इस सर्वे रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में शिक्षा के हालात पर जो तथ्य निकल कर आए हैं वो उन तमाम दावों की पोल खोल देते हैं जो सरकारी विज्ञापनों और चिकने पन्नों पर छपने वाली विभागों की बुकलेट में किए जाते हैं। आलम यह है कि बच्चे न तो अक्षर को समझ पा रहे हैं और न अंकों को। डी फॉर डफर, बा से बुद्धू, हासिलाई शून्य, आगे पाठ पीछे सपाट। जी हां, छत्तीसगढ़ में शिक्षा की कुछ यही कहानी है। कहने को स्कूल और उनमें जाने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कागजों में बजट बढ़ रहा है और फाइलों में आंकड़े, लेकिन वाकई में बच्चे कितना पढ़ और सीख पा रहे हैं इसकी परवाह किसी को नहीं है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर कितना नीचे है इसका खुलासा हुआ है शिक्षा के स्तर की देशव्यापी पड़ताल करने वाली असर यानी एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन के ताजा रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ शिक्षा के मामले में देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। आलम यह है कि 5वीं के करीब 30% बच्चे पहली का पाठ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। दूसरी क्लास के 25.3% बच्चे हिंदी के अक्षर भी नहीं पढ़ पाते हैं। 8वीं क्लास के 24% बच्चों को दूसरी का पाठ भी पढ़ना नहीं आता है। यहाँ तक कि दूसरी क्लास के 19% बच्चे ऐसे हैं जो 1 से लेकर 9 तक के अंक भी नहीं पहचान पाते हैं। सब्जेक्ट की बात की जाए तो गणित और भाषा में राज्य के छात्र छात्राएं सबसे ज्यादा कमजोर हैं। राष्ट्रीय औसत के मुकाबले यहाँ स्थिति बहुत कमजोर है। भाषा में राष्ट्रीय औसत 357 है तो वही छत्तीसगढ़ का औसत 225 है। वही गणित का राष्ट्रीय औसत 252 है तो छत्तीसगढ़ का औसत 222 है। रिपोर्ट ये भी खुलासा करती है कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के हालात और भी बदतर है। स्कूल आने के ये लुभावने विज्ञापन और मिड डे मील जैसी योजनाएं बच्चों को स्कूल तक तो ला सकती हैं, लेकिन नौनिहालों को वाकई सिखा पाने का गुरुजी वाला जज्बा आज के टीचर और एजुकेशन सिस्टम में कहीं भी नजर नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन यानी असर की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने से ज़्यादा चिंता बढ़ाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में आखिर क्यों हैं शिक्षा के ऐसे हालात और क्या हो सकते हैं वो उपाय जो यहाँ के नौनिहालों को सिर्फ कागज की मार्कशीट मुहैया न कराएं बल्कि सही मायनों में उन्हें शिक्षित बनाएं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेवानिवृत्त IAS VKS रे और शिक्षाविद LS निगम। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। रे साहब, आपने देखा जो स्थिति है, स्कूलों में शिक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। हम बोस्ट करते हैं कि 95%, 96% बच्चों का दाखिला हो गया स्कूलों में, उन्हें मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है। क्या इस पर अपनी पीठ थपथपा कर खुश होना काफ़ी है? नहीं, जो ज़मीनी हकीकत है जिसका अभी उजागर किया गया है उससे तो लगता है कि शिक्षा की स्थिति अत्यंत चिंतनीय है और विशेष रूप से
जो आदिवासी इलाका है और ग्रामीण इलाका में, वहाँ स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। मैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ और मैंने इसको जानने की भी कोशिश किया है। दरअसल शिक्षा में स्कूलें खोल देते हैं, नए नए स्कूलें, रोज़ रोज़ स्कूल खोल दिया जाता है, लेकिन गुणात्मक विकास के लिए जिस प्रकार की गंभीरता चाहिए, जिस प्रकार की समीक्षा चाहिए, जिस प्रकार के दृष्टिकोण चाहिए और जिस प्रकार के प्रयास चाहिए, वहाँ उसमें निश्चित रूप से कमी है। विशेष रूप से मैं आपको बताऊंगा, एक समीक्षा में देखा कि गणित और अंग्रेजी में जो फेल्योर है, जो असफल रहने वाले विद्यार्थी चौंकाने वाले हैं। बच्चों में शुरुआत से यदि गणित और अंग्रेजी के प्रति यदि बढ़ाने के लिए प्रयास होगा तो ये स्थिति निश्चित रूप से स्थिति में व्यापक सुधार आएगी। लेकिन इस दिशा में जिस ईमानदारी के साथ काम होना चाहिए जमीन स्तर पर, उसमें कहीं ना कहीं कमी है, जो कि आगे घातक सिद्ध हो सकता है, ये मैं मानता हूँ। निगम साहब, शिक्षा पर जो खर्च किया जा रहा है वो अमूमन जो राष्ट्रीय औसत है 16.6%, उससे कहीं ज्यादा छत्तीसगढ़ में खर्च किया जा रहा है। हजारों करोड़ों रुपए व्यय किए जा रहे हैं। तरह तरह के स्कूल खोले गए हैं, कुछ नगर निगम और पंचायत के स्कूल हैं, कुछ शिक्षाकर्मी हैं, कुछ शिक्षा विभाग के हैं, कुछ आदिम जाति जनजाति विभाग के हैं। तो ये कई तरह की जो शिक्षा दी जा रही है, अलग अलग शिक्षक, अलग अलग स्कूल, शिक्षाकर्मी, अल्प शिक्षाकर्मी, बहु शिक्षाकर्मी, हम एक रूपता क्यों नहीं ला सकते? दिक्कत यही है कि हम आंकड़ों के खेल में ज़्यादा उलझ जाते हैं। हर विभाग अपनी पीठ थपथपाना चाहता है कि उसके पास इतना विभाग है, इतने शिक्षक हैं, इतने स्कूल हैं, और शिक्षा को विभागों में बांट के समेकित रूप से समझने का प्रयास ही नहीं किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक कंप्लीट पॉलिसी की जरूरत है जहां शिक्षा को नए सिरे से रेखांकित किया जाए। दुर्भाग्य ये है कि हम जब ऊपर आते हैं तो कहते हैं हमारे बच्चे कमज़ोर हैं। जब नींव ही कमज़ोर रहेगी तो ऊंचे स्तर पे बच्चे हमें कैसे अच्छे मिलेंगे, यह सोचने का विषय है। शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि 7वीं तक अगर अच्छी शिक्षा दे दी जाए तो उच्च शिक्षा वो स्वयं जो है अपने आप को तैयार कर लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो आंकड़े हमें बता रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल एजुकेशन के, वो जैसा कि आपने कहा चौंकाने वाले ही नहीं बल्कि चिंतनीय है। तो यह चिंता जो है, इसके पीछे मेरे ख्याल से सरकार की नीतियां जो हैं समग्र रूप से अगर नहीं बनेंगी तो ऐसी स्थिति बनी रहेगी। जी रईस साहब, जो दिखा जाता है, खासतौर पर अगर मैं शिक्षा कर्मियों की बात करूं तो 101 करोड़ 180 लाख लोग शिक्षा कर्मी हैं लगभग। इतनी बड़ी संख्या में शिक्षा कर्मी हैं, 65,000 स्कूल हैं, शिक्षकों की संख्या भी 30,000 से ऊपर है। इतनी बड़ी संख्या में हमारे पास शिक्षकों की फौज होने के बावजूद जो शिक्षा दी जा रही है वो समीचीन नहीं है। शिक्षाकर्मी हड़ताल पर अधिक रहते हैं, काम बहुत कम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं जिससे शिक्षा का स्तर सुधर जाए? देखिए, शिक्षाकर्मी के जो संख्या की दृष्टि से तो बहुत व्यापक रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में वो लोग छाए हुए हैं, लेकिन जैसा आपने कहा वो बार बार हड़ताल पर जाते हैं तनख्वाह बढ़ाने के लिए, प्रमोशन के लिए और बाकी मांगों को लेकर एक वातावरण को दूषित करता है। देखिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त और अनुकूल वातावरण की ज़रूरत है। वातावरण में सुधार होगा तो शिक्षा में सुधार होगा। तो इसमें मुझे लगता है कि वातावरण दूषित होने के कारण विद्यार्थी और पढ़ाने वाले शिक्षक दोनों के बीच में खाई आ गई है। यदि हम केवल आंदोलन ही करते रहेंगे तो पढ़ाएंगे कब? और दूसरी बात, मैंने अपने काफ़ी नज़दीक से देखा, कई जगह पर जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो स्वयं भी शिक्षित नहीं है। जो स्वयं शिक्षित है, जो स्वयं काफी पढ़ा लिखा है। ये बहुत अच्छी बात कही, जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो खुद शिक्षित नहीं है। ऐसे बड़े गंभीर आरोप लगाए जाते हैं कि शिक्षाकर्मी नौकरी तो पा लेते हैं लेकिन उसके बाद पढ़ाने का ठेका कुछ और लोगों को दे देते हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ्स को दे देते हैं। उन्हें 20,000 मिल रहे हैं तो 5,000 में गांव के किसी दूसरे लड़के को कहते हैं तुम मेरी जगह जाकर पढ़ा लो। क्या इस पर नकेल डालने के लिए सरकार के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है? आप खुद IAS ऑफिसर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है सरकार का मैकेनिज्म इसके लिए नाकाफी है? नहीं, देखिए, इसके लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। यदि हमारे एक संकल्प शक्ति ये रहे कि इससे जो शिक्षा के नाम पर जो शिक्षा क्षेत्र को कलंकित कर रहे हैं
उन शिक्षकों पर हमें निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, शिक्षा में गुणवत्ता के संदर्भ में किसी प्रकार की समझौता नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरी ये राय है कि जो शिक्षा में पढ़ाने में रुचि नहीं ले रहे हैं, हड़ताल में जा रहे हैं, खुद नहीं पढ़ते हैं, जो खुद नहीं पढ़ेगा दूसरों को क्या पढ़ाएगा। इसलिए सरकारी स्तर पर निरंतर समीक्षा होना चाहिए और जो दोषी शिक्षक है, जो दोषी व्यक्ति है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए ताकि एक सही रूप से संदेश जा सके। और इसके लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है, जिसको आगे बढ़ाना मैं सोचता हूँ समय की पुकार है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के खराब स्तर के लिए कहीं ना कहीं शिक्षकों की वो हड़तालें भी जिम्मेदार हैं, जिसके चलते आए दिन स्कूल बंद रहते हैं। 2014 से लेकर अब शिक्षकों के 23 आंदोलन हो चुके हैं। इस दौरान करीब 80 दिनों तक बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ठप रही। 2012 में सप्रे शाला मैदान में शिक्षाकर्मी एक मंच, एक बैनर तले इकट्ठा होकर करीब 38 दिनों तक हड़ताल पर रहे। वहीं साल 2011 में शिक्षाकर्मियों ने 1 से 10 नवंबर तक यानी 10 दिनों तक आंदोलन किया। साल 2008 में 28 दिनों तक शिक्षाकर्मियों ने आंदोलन किया। वहीं 2006 में करीब 40,000 शिक्षाकर्मी राजधानी में जुटे और जय स्तंभ जाम कर दिया। यह आंदोलन 12 दिनों तक जारी रहा था। साल 2004 में शिक्षाकर्मियों ने 20 दिनों तक आंदोलन किया था। ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि स्कूलों में बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते हैं। रे साहब जी, जिस तरह की स्थितियां दिख रही हैं, पढ़ने में कुल 180 वर्किंग डे हैं। जी 80 वर्किंग डे हड़ताल रहती है। जो 100 दिन रहते हैं उसमें पढ़ाने की मंशा नहीं होती, पढ़ाने की इच्छा नहीं होती। तो जो शिक्षा देश को आगे ले जाया करती थी, जो शिक्षा, जो जज्बा था, जो जुनून था शिक्षक के अंदर कि नहीं, मुझे अपने छात्रों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, उनको ज्ञान देना है, तो शिक्षित करने के बजाय साक्षर करने पर यह जोर जो चल रहा है, उस स्थिति से हम कैसे उभरें? देखिए, इसके लिए तो वातावरण में एक क्रांतिकारी सुधार लाना होगा। क्योंकि शिक्षाकर्मी का दूसरा परिचय है आंदोलनकर्मी। ऐसा लगता है कि उसका काम है आंदोलन करना, न कि पढ़ाना। तो इस दिशा में सुधार के लिए शिक्षा कर्मियों को हिदायत देना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी अनुशासन की जरूरत है। और मैं भी सुझाव नहीं देता हूँ कि शिक्षाकर्मी से कोई संवाद न हो। उनकी यदि कोई जायज़ मांगे उस पर चर्चा होना चाहिए, लेकिन उनको ये एहसास करना होगा, उनको बताना पड़ेगा कि आपका मुख्य कर्तव्य है पढ़ाना, ईमानदारी के साथ पढ़ाना और हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको आगे बढ़ाना। लेकिन उसमें यदि वो लोग विफल होते हैं, उस पर यदि कोई लापरवाही होती है, तो मेरी राय में कड़ी कार्रवाई की जरूरत है और इसके लिए गंभीर प्रयास होना चाहिए। क्योंकि आज तक शिक्षा जो आंदोलन शिक्षाकर्मी जो रहे हैं जी, ये भी मैंने देखा, आंदोलन करने के बावजूद फिर बाद में उनको कहा कि उनका मांगी पूर्ति हो गई, फिर चले गए, फिर दोबारा आंदोलन किया। मांगों की कोई कमी नहीं है जी। तो हम यदि केवल मांगे ही मांगते रहेंगे, हम ये चाहिए वो चाहिए, तो कहाँ पढ़ाएंगे? तो पढ़ने के लिए समय कहाँ है? पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए समय कहाँ है यदि हम एक आंदोलन कर्मी के रूप में अपने आप को दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे? बहुत अच्छी बात कही रे साहब, है ना। हम शिक्षाकर्मी आंदोलन कर्मी बन गए हैं। जी, आप दोनों मेरे साथ बने रहें, चर्चा जारी रहेगी। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के पहले हम चर्चा कर रहे थे छत्तीसगढ़ में शिक्षा के स्तर की। अब देख लेते हैं एक रिपोर्ट। असर की रिपोर्ट ये भी बताती है कि छत्तीसगढ़ में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के स्तर में काफी अंतर है। आंकड़ों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 6 से 14 साल के 80% बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, जबकि 17% प्राइवेट स्कूलों में और 0.1% सिर्फ 0.1% अन्य संस्थाओं जैसे मदरसे और ईजीएस में शिक्षा पा रहे हैं। वहीं 2% बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल ही नहीं जाते। निगम साहब, जब चर्चा कर रहे थे हम, शिक्षाकर्मी में इच्छा नहीं है, शिक्षाकर्मी आंदोलनकर्मी बन गए, लेकिन सरकार के पास जो शिक्षक हैं 30,000 शिक्षकों की एक बड़ी फौज भी है। आखिर वो क्यों नहीं पढ़ाती? जो गुणवत्ता होनी चाहिए शिक्षा की वो क्यों नहीं है? क्या इनमें कोई अपग्रेडेशन नहीं होना चाहिए?
वस्तुतः शिक्षा को मेरे ख्याल से मार्जिन में छोड़ दिया गया है। जब आंकड़े की बात करते हैं तब तो हम बड़ी उत्साह के साथ करते हैं कि हमारे पास इतने स्कूल्स हैं, इतने शिक्षक हैं, इतने शिक्षाकर्मी हैं, लेकिन जब गुणवत्ता की बात की जाती है तो इसकी चर्चा जो है इस प्रकार की रिपोर्ट्स आने के बाद ही होती है, उसके बिना नहीं होती। शिक्षा कर्मियों, शिक्षा विभाग ने कैटेगरी ऑफ द टीचर्स, जैसा कि आपने कहा था कि पंचायत कर्मी हैं, नगर पालिका के हैं, उसके अलावा उनके बीच भेद भी है, नियमित शिक्षक और शिक्षा कर्मी। तो जब आपस में असमानता दिखाई पड़ता, वो भी एक असंतोष का कारण होता है। तो इसकी ओर भी एक, जैसा कि मैंने कहा था, एक समग्र पॉलिसी बनना चाहिए कि शिक्षा के लिए। दूसरी बात यह है कि शिक्षा में उन्हीं लोगों को मौका दिया जाना चाहिए जिनकी प्रायोरिटी शिक्षा में है, और यदि किसी प्रकार से हमारी चयन पद्धति कमजोर है तो हमको चाहिए कि हम उनकी ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन पर ध्यान दें ताकि शिक्षक अपडेट हो जाए। बिना प्रशिक्षण के, बिना ज्ञान के, जब जैसा कि शिक्षकों के रे साहब ने कहा कि शिक्षकों को खुद को शिक्षित करना जरूरी है, तो बहुत एक्चुअली इसको अंडरलाइन करना चाहिए कि जब तक कि शिक्षक ही शिक्षित नहीं होगा तो वह क्या शिक्षा देगा। तो यदि हमने एक बार भर्ती कर लिया है तो जैसा कि हर विभाग में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ओरिएंटेशन होता है, तो हम इनको अपडेट क्यों नहीं करते। एक बार जो है एक शिक्षक भर्ती हो गया तो ये मान लिया जाता है कि रिटायर्ड होते तक वह ज्ञान बांटते रहेगा, जबकि ज्ञान के क्षेत्रों में तेजी से आपने बहुत अच्छी बात कही। कोई भी टेक्नोलॉजी होती है उसका भी अपग्रेडेशन होता है, किसी भी सेक्टर में आप जाएं तो अपग्रेडेशन होता है, सर्विसेज का अपग्रेडेशन होता है। शिक्षा की गुणवत्ता का कोई अपग्रेडेशन नहीं है। शिक्षक एक बार अगर डिग्री ले लेता है, बीएड की डिग्री ले लेता है, कोई और प्रोफेशनल एजुकेशन की डिग्री ले लेता है, उसके बाद ज्ञान में इतना विस्तार हो रहा है, रोज चीजें बदल रही हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सूचना के साधन बदल दिए हैं। इसके बावजूद शिक्षक को ट्रेन करने के लिए और समय समय पर अपग्रेड करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। एक और गंभीर मसले की तरफ आपसे चर्चा करना चाहूंगा। युक्तियुक्तकरण के नाम पर देश में 1 लाख स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि बच्चे नहीं मिलते, 96% एडमिशन होता है, 80% बच्चे स्कूल नहीं आते। और जो हमारी सबको शिक्षा का अधिकार देने के लिए कानून बना था, है ना, उस कानून का कहना है कि शिक्षा आपके द्वार पर मिले। छत्तीसगढ़ में स्थिति यह है कि 15-15 किलोमीटर दूर जब बच्चे जाते हैं तब जाकर कहीं उन्हें एक स्कूल मिलता है। ऐसे में आपने और युक्तियुक्तकरण कर दिया और पहले जो स्कूल थे उनकी संख्या और कम कर दी। इसे किस रूप में देखते हैं? युक्तियुक्तकरण कैसा होता है ये तो मुझे आज तक ठीक से समझ में नहीं आया। युक्तियुक्तकरण होता है कि शहर के विद्यालयों में सरप्लस पोस्ट रहती है और ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों की तनख्वाह शहरों से निकाली जाती है। इस प्रकार का युक्तियुक्तकरण होगा तो शिक्षा में गिरावट होगी ही, और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कहाँ से आकर्षित होंगे। दूसरी बात एक जो है सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूल की जो आपने तुलना की है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा संख्या सरकारी स्कूलों की है, और एक जो पहले थी जो पब्लिक का जो भागीदारी होती थी शिक्षा में वो लगभग खत्म होती दिखाई पड़ रही। या तो व्यावसायिक शिक्षा के लिए बड़े बड़े संस्थान खोल दिए गए या फिर सरकारी स्कूल है। बीच में सरकार ने कभी इसमें पीपीपी जैसा स्कीम नहीं चलाया कि सरकार एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दे और वहाँ के स्थानीय लोग अच्छा स्कूल चलाएं। इस ढंग की योजना जो है जब तक के नहीं आएगी तब तक के मैं समझता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार नहीं हो पाएगा। ये साहब, निगम साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, पीपीपी मॉडल। आज हम पीपीपी मॉडल पर पुल बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, रेल लाइनें बिछा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पीपीपी मॉडल लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपकी क्या राय है? नहीं, मेरी राय में पीपीपी मॉडल शिक्षा क्षेत्र में भी लागू की जा सकती है, बशर्ते कि इसका पूरा जो संचालन में पारदर्शिता रहे। लेकिन ये प्राइवेट स्कूल भी तो एक किस्म के पीपीपी ही हैं। आप इसको कैसे अलग करेंगे? क्या सरकारी स्कूल जो हैं उनमें पीपीपी मॉडल में किसी की रुचि रहेगी? क्या उससे फीस नहीं बढ़ेगी? देखिए, उसका एक रोड मैप तैयार करना होगा। प्राइवेट स्कूल में ये सही निस्संदेह कहा जाए कि प्राइवेट स्कूल में जो आगे बढ़ रहे हैं उसका कारण है कि सरकारी स्कूल में क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रहा है इसलिए काफ़ी बच्चे प्राइवेट स्कूल जाने लगे हैं। ये हकीकत है। रे साहब, एक और गंभीर समस्या है जी। हम साक्षर बनाते जा रहे हैं, डिग्रियां देते जा रहे हैं, मार्कशीट बांटते जा रहे हैं, गले में तमगा लटकाते जा रहे हैं, लेकिन हम प्रोफेशनल एजुकेशन क्यों नहीं दे रहे? हम शुरू से सेलेक्ट करके ऐसी शिक्षा क्यों नहीं देते जो कि आगे चल के उन्हें रोजगार दे सके? हम उन्हें एक ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिसका कोई महत्व नहीं है।
उन्हें हम वो इतिहास पढ़ा रहे हैं, वो पाठ पढ़ा रहे हैं जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं। आगे उन्हें जो कुछ करना है, जो बनना है, जो उन्हें रोजगार दे सके, इस पर फोकस नहीं है। इसके लिए किसे दोषी मानते हैं? नहीं, देखिए, आपने बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न उठाया। इसके लिए देखिए, अभी तो जो हमारे केंद्र में जो मोदी सरकार ने जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को जो आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें इसका संबंध जरूर है, परंतु इसका कारण यही है कि जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनने से कुछ होता नहीं है, उसका सही क्रियान्वयन होना चाहिए। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी टॉप पोस्ट पर रहा, मैंने देखा प्रोग्राम्स बहुत है, क्रियान्वयन में कमजोरी है। स्कूलों का निरीक्षण सही रूप से नहीं हो रहा है कि स्कूल में कितने बच्चे हैं, कितने शिक्षक जा रहे हैं, सही वक्त पर जा रहे हैं, उसका भी कोई मूल्यांकन नहीं हो रहा है। तो निरीक्षण जो ब्लॉक के स्तर पर जो हमारे अधिकारी है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो भी है, इनका अभी काम रह गया तनख्वाह बांटना। निगम साहब, अभी जो राय साहब ने एक बात कही, निरीक्षण नहीं हो रहा है। राजधानी में हम रहते हैं, राजधानी के निगम स्कूलों की हालत देखें तो उनमें पानी भर जाता है, स्कूल के ग्राउंड नहीं है, अगर प्ले ग्राउंड है तो उनमें चुनाव की तैयारी कभी चल रही होती है, कभी कोई रैली चल रही होती है, कभी कोई शादी हो रही होती है। ऐसी स्थिति में जब हम राजधानी के आसपास के स्कूलों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, वहां शिक्षा का स्तर सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, तो बाहर कैसे करेंगे? रे साहब ने कहा निरीक्षण की कमी है। निरीक्षण को टोटलिटी में लिया जाए। केवल शिक्षकों की उपस्थिति तो बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ाई होना महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या निरीक्षण भवनों का नहीं होना चाहिए, ग्राउंड्स का नहीं होना चाहिए? निरीक्षण सबको होना चाहिए। एक पैरामीटर तैयार करना चाहिए कि एक स्कूल में मिनिमम जो है इतने प्रकार की सुविधाएं होंगी। दुर्भाग्य की बात है कि आज से जो 50 साल पहले जो स्कूल्स बने थे, अभी जो स्कूल बन रहे हैं उससे इंफीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हैं, जबकि एक आखिरी सवाल आपसे भी लेना चाहूंगा। समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए? हम सरकार पर उंगली उठा देते हैं, हम शिक्षकों पर उंगली उठा देते हैं, हम अपने आप पर उंगली नहीं उठाते। हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए? आपने एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न का उजागर किया है। दरअसल समाज भी जिस प्रकार की समाज में रुचि आना चाहिए, जिस प्रकार की ईमानदारी प्रयास होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। मैंने देखा जैसा पालक अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, लेकिन बच्चे स्कूल में क्या करते हैं, उनसे एक संवादहीनता की स्थिति बन जाती है। वो स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापिस आ जाते हैं। जो पालक वर्ग को जागरूक होने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात कही रे साहब आपने। संवादहीनता की स्थिति है, जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी, सहभागिता बढ़ानी पड़ेगी। जो इच वन टीच वन जैसे प्रोग्राम जो पहले चलाए गए थे, ये जिम्मेदारी समाज को लेनी पड़ेगी। हम केवल सरकार पर निर्भर नहीं रह सकते, हम केवल संसाधनों का रोना नहीं रह सकते। आज की चर्चा में हम यहीं समाप्त करते हैं। आपकी बात में आज बस इतना ही। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। अपनी राय या सुझाव देने के लिए आप मुझे abhay.kishore@ibc24.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। नमस्कार।